वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। मेन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें, देखिए किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बायो-सैवर्ट लॉ की रिस्ट्रिक्शन ये है, लिमिटेशन ये है कि वो पहले स्मॉल एलिमेंट के रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, ये बहुत ही इजी शॉर्टली उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जा सकता है। जैसे पहले हम समझते हैं कि एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर ये अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी किस पॉइंट पर निकालना है ये भी देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक इनक्लोज कर लिया। अब इस करंट के रिस्पेक्टिवली मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, सबकी वजह से नहीं, केवल मुझे इस पॉइंट पर पता करना था। ठीक, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनक्लोज magnetic field due to the enclosed surface is equal to the mu naught multiple of enclosed current by the enclosed surface। यानी किसी भी करंट के रेस्पेक्टिवली अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो हम उस करंट को इनक्लोज कर लें और उस करंट के इनक्लोज के साथ साथ वहां का जो मीडियम है यानी कि जो परमेबिलिटी है, permeability of free space, तो अगर हम उस मीडियम की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें टोटल इनक्लोज करंट की, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता किया जा सकता है। यानी कि उस लूप के रिस्पेक्टिवली जो मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज होगा, उस वहां पर जो मीडियम होगा उसके रिस्पेक्टिवली अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें इनक्लोज करंट की, और वो इनक्लोज करने का तरीका है कि किसी लूप से, तो हम उस लूप के रेस्पेक्टिवली अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द इनक्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट मल्टीपल ऑफ इनक्लोज करंट। तो इसी को हम एम्पियर सर्कुटल लॉ कहते हैं। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ को प्रूफ कैसे करते हैं? सिंपल तरीका है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उस आई करंट के रिस्पेक्टिवली हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हमने क्या किया, एक एनक्लोज लूप बना लिया। उस एनक्लोज लूप के रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड कितना पास आउट होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, वो देखना है हमें। तो ये जो एनक्लोज लूप है इसकी अपनी एक लेंथ इंटीग्रल ले लिया, ये लेंथ की डायरेक्शन ये है। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो बी की डायरेक्शन भी ये है और एल की डायरेक्शन भी यही है। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्टिवली प्रूफ करना चाहते हैं तो ये एक तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ठीक, यानी कि मैग्नेटिक किसी लूप से पास करने वाली मैग्नेटिक लाइंस, तो वो मैग्नेटिक इनक्लोज कर लिया हमने। तो यहां पर अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन बी डेल एल कॉस थीटा। अब यहां पर जो थीटा है, थीटा डेल एल और बी के बीच में, तो थीटा डेल एल और बी के बीच में देखिए तो जीरो होगा। ठीक है, तो यह हमारा आ गया इंटीग्रेशन बी डेल एल। क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, फिक्स है करंट, तो उस अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा बी। तो इंटीग्रेशन अप्लाई होगा डेल एल पर। तो जब डेल एल पर अप्लाई होगा तो क्योंकि हम इस डेल एल का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डेल एल का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर। और क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है, बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है
स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर की वजह से, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन, वो भी इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर करंट कैरी कंडक्टर का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आई यहाँ पर ये क्लोज करंट है, या ये कहें कि जिस करंट का रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट है। जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंड 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो जो हमारा इंटीग्रेशन बी डेल एल इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई, दैट इज एम्पियर सर्कुलर। और अगर आप मीडियम बदल दें, मान लिया आपने मीडियम रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर फ्री स्पेस ना होगा इसके चारों तरफ, कोई मीडियम है तो उस मीडियम का सिंपल है आपका इंटीग्रेशन बी डेल एल, और म्यू नोट की जगह रिप्लेस हो जाएगा म्यू आई। म्यू किसी मीडियम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और म्यू को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो सिंपल है, म्यू के रिस्पेक्टिवली म्यू नोट म्यू आर होगा। और ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन बी डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई। यहां पर क्योंकि ये वाला मीडियम पहले से ही फ्री स्पेस के लिए कंसिडरेशन में, ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अदर मीडियम है, तो फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो ये आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो परमेबिलिटी है, सॉरी परमेबिलिटी, मीडियम के चेंज होने से प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा। जहां अमाउंट ऑफ करंट फिक्स है, करंट को हम वेरिएट नहीं कर रहे हैं, हालांकि अगर वेरिएट करेंगे तो वहां डेफिनेट सी बात है मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन किसी कंडक्टर या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करंट कांस्टेंट करंट फ्लो करे तो उसके रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है, और अब हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन हमें इसकी करनी है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम था, उसी का अल्टरनेट है ये मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्कुलर लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर या ड्यू टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट about the surrounding, it equal to the mu naught multiple of total enclosed current। तो किसी भी करंट के रेस्पेक्टिव, किसी भी कंडक्टर के रेस्पेक्टिव अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो आप अगर उसके आसपास का जो मैग्नेटिक जो स्पेस है उसकी अगर परमिबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन हम उस टोटल अमाउंट ऑफ करंट के अंदर कर दें तो वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाता है ड्यू टू दिस कंडक्टर, पर्टिकुलर कंडक्टर। अब हमारी जो पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। हालांकि देखिए इसको बायो-सेवर्ट लॉ से आप कर चुके हैं, और बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा एक फाइनाइट लेंथ के लिए हमने निकाला था, और फिर फाइनाइट लेंथ के लिए निकालने के बाद हमने उसको इनफाइनाइट लेंथ में कंसीडर कर लिया था। उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी थी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा सिंपल है, इसीलिए हमें ये टेक्निक यूज करना बहुत ईजी है। तो हमने क्या कर दिया, जिस करंट के रेस्पेक्टिवली, क्योंकि हमें उस पॉइंट पर एक क्लोज लूप बनाना पड़ता है जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, और क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्लोज लूप का मतलब ये नहीं कि किसी भी शेप का बना दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन आप एक रेगुलर बॉडी का कर सकते हो जो यूनिफॉर्म है, इसीलिए हम एक शेप डिफाइन करते हैं।
तो हमने यहाँ बी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना या ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना, हमने क्लोज कर दिया। इस करंट के रिस्पेक्टिवली जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर। रेडियस हमने इसकी आर मान ली, आर डिस्टेंस आर रेडियस का ये लूप है क्योंकि वो ए पॉइंट से पास आउट होके जा रहा है। और जो लेंथ है इसकी ये वाली एलिमेंट, जो लेंथ है ये वाली, ठीक, उसकी डायरेक्शन भी है, यही डायरेक्शन डेल एल की है। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पीयर सर्कुलर लॉ, एम्पीयर सर्कुलर लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई यहाँ पर इनक्लोज करंट है। यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन ओपन करें तो बी डेल एल कॉस थीटा होगा म्यू नॉट आई। देखिए थीटा की अगर हम बात करेंगे, थीटा बेसिकली बी और डेल एल के बीच में है और बी और डेल एल दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये जो थीटा होगा वो 0 होगा और बी यहाँ बाहर आ जाएगा, दैट्स डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। या बी इज इक्वल टू, जब इसका डेल एल का इंटीग्रेशन करें तो सर्कमफ्रेंस देगा, दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ध्यान से देखिए तो ये वही रिजल्ट है जो हमारा बायो-सैवर्ट लॉ से हमने इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वही है। अब अगर इसको आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल आप लगाएंगे, वो बेसिक सा रूल है, उससे आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस होगी, यहाँ पे डॉट होगी, तो दैट इज इनवर्ड, दैट इज आउटवर्ड। क्लियर? तो ये पहली एप्लीकेशन है जो हमें करनी है। अब हम आते हैं दूसरी एप्लीकेशन पे इसकी। जल्दी से हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन पे जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर हमें जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के लिए, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं एम्पीयर सर्कुलर लॉ को। सेकेंड एप्लीकेशन है किसी सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू cylindrical current carrying conductor। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी वजह से निकाल रहे हो। तो यहां पर कोई सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है और हम केवल दो केसेस के अंदर है। ए है जब केवल ये सिलेंडर के सरफेस पर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि कंडक्टर के केस में। When current flow at the surface, केवल सरफेस पर करंट है उसकी केस में कंसीडरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। एक इनसाइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी एक्सिस हो गई और इसके सरफेस पे तो हमने एक पॉइंट इनसाइड मान लिया, तो वहां पर इनसाइड के लिए हमने एक इनक्लोज कर लिया इसको, ये पॉइंट है। और एक पॉइंट हमने इसके बाहर कहीं कंसीडर कर लिया, ये वाला। तो जब हम इसको बाहर कंसीडर करेंगे तो वही एक लूप बनाना पड़ेगा हमें इनक्लोज करने के लिए करंट को। यहाँ पर बी पॉइंट पर हमने कर लिया, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी ये वाली रेडियस, ये वाली भी आर है। पहला केस, फर्स्ट केस, पहले केस के अंदर इफ आर इज लेस देन आर, जो इसका रेडियस है सिलेंडर की वो कैपिटल आर है सरफेस की, और करंट केवल सरफेस पर है,
तो उस केस के अंदर जब इनर की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन बी डेल एल म्यू नॉट आई, तो आई यहाँ पे इनक्लोज करंट है और हम कह रहे हैं कि करंट केवल उसके सरफेस पर है, केवल सरफेस पर है, ये सरफेस इनर नहीं है। तो उस केस में जब इनर नहीं है तो जो आई होगी वो जीरो होगी, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इनसाइड बी जीरो होगा। अब बात करते हैं आउटसाइड की बी। इफ R इज ग्रेटर देन R, अगर R कैपिटल R से ग्रेटर देन है तब क्या होगा, तो बायो से लोग है बी डेल एल म्यू नॉट आई। तो इनक्लोज करंट में डेल एल इंटीग्रेशन के अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर वही पहले हम क्या करेंगे, उसकी वेक्टर फॉर्म को चेंज करेंगे, बी डेल एल को कॉस थीटा के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये यहाँ पर बी डेल एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। थीटा की अगर हम बात करें तो वही इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और वही इस जो लूप है उसकी जो लेंथ वेक्टर है वो भी यही डायरेक्शन है डेल। यानी कि जो थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या है जीरो, थीटा जीरो है तो यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन डेल एल म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर फर्दर हम जाएंगे तो b इंटू डेल एल का है, b जो इसके रेस्पेक्टिव सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये एक तरीके से वायर का रिप्रेजेंटेशन है। और देखिए सिलेंडर क्या है, एक तो वायर ही है, थोड़ा सा थिक वायर है, और जो वायर होता है वो बहुत थिन होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप ही होती है। किसी वायर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल ही होती है, बट हम उसकी जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होने की वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं। और सिलेंडर, सिंपली सिलेंडर भी वही केस डिस्कस कर रहे हैं, सिलेंडर भी एक तरीके से वायर ही है, बस उसकी थिकनेस थिकनेस ज़्यादा है और करंट अमाउंट जो इनक्लोज है। बस यहाँ पर करंट में वेरिएशन आ जाएगा। किसी वायर के अंदर अगर उसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, उसकी थिकनेस है, तो वो वायर हो गया और उसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट जारी होगी। जब वो सिलेंडर हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ने के रेस्पेक्टिवली हम वहाँ पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये सिंपल तब है जब करंट किसी सिलेंडर के सरफेस पे फ्लो कर रहा हो। लेकिन अगर सरफेस पे तो है ही करंट, उसके इनर भी फ्लो कर रहा है, मतलब जो मटेरियल है वो मटेरियल इस तरीके से बना हुआ है कि उसके अंदर भी, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा जो वायर होती है, वायर की थिकनेस जो है जब हम बढ़ जाते हैं, अंदर छोटे छोटे वायर ज़्यादा हो जाते हैं, एक सिंगल वायर के साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे वायर अटैच कर दें और एक बंच बना लें, तो बंच बनाने के साथ क्या होता है कि करंट जो है हर वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, हर वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, लेकिन जो है करंट सरफेस पे सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा है, इनर पर कम है। इनर का सरफेस एरिया कम होता है, जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है व्हेन करंट फ्लो इन सिलेंडर when current flow in cylinder inside up to surface, मतलब अंदर से बाहर तक करंट फ्लो कर रहा है। तो उस केस के अंदर जो सिलेंडर का केस है उसमें क्या वेरिएशन आएगा कि उसमें करंट का वेरिएशन आएगा, क्योंकि अगर सब जगह करंट फ्लो कर रहा है तो क्योंकि इनर इनसाइड जो कंडक्टर का जो छोटे छोटे
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जो कंडक्टर को हम डिस्टिंग करेंगे, सिलेंड्रिकल कंडक्टर को, उसमें सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ अमाउंट ऑफ करंट सरफेस पे ज़्यादा होगा। तो उस केस के अंदर अमाउंट ऑफ करंट वेरिएट करेगा इनसाइड टू आउटसाइड। तो हमने क्या किया, हमने एक इनसाइड कंडक्टर और इनसाइड और ले लिया एक मटेरियल, हमने मान लिया ये पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर, और इसके अबाउट हमने एक इनक्लोज सरफेस ले लिया, तो इसकी रेडियस r है, और ये जो दूसरी रेडियस है ये कैपिटल R है, जो सरफेस की रेडियस है कैपिटल R। अब करंट जो है आउटर सरफेस की तरफ बढ़ रही है, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रहा है। तो उस केस के अंदर देखिए ये वाला केस, आउटसाइड वाला केस सिमिलर रहेगा। इस केस को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर आउटसाइड वाले को, तो आउटसाइड वाले केस में क्या होगा, आउटसाइड वाले केस के अंदर ये जो R है, ये वाली R, ये ग्रेटर देन है कैपिटल R से। तो फर्स्ट केस हम यही वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट में R इज ग्रेटर देन R है, R जो है वो R से ग्रेटर देन है। तो इंटीग्रेशन B डेल L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, वही फिर इसको हम इंटीग्रेट कर दिया, B डेल L cos थीटा म्यू नॉट I, थीटा सिमिलरली थीटा यहाँ पर 90, थीटा यहाँ पर 0 है B और डेल L के बीच में, तो B बाहर आ गया, दैट इज डेल L, और 0 1 हो गया, म्यू नॉट I, और जो डेल L है उसका इंटीग्रेशन 2 पाई R हो गया इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू यहाँ से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हो गई, ये सिमिलर आ गया। तो वेरिएशन किसमें आएगा, क्योंकि पहले इनसाइड क्या था, पहले इनसाइड 0 था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार इनसाइड 0 नहीं होगा। उसका कारण है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि करंट में वेरिएशन है, डेंसिटी ऑफ करंट तो सेम रहेगा। कैसे, अगर हम बात करें करंट ऑफ डेंसिटी की, सरफेस चार्ज सरफेस करंट डेंसिटी की, तो टोटल सिलेंडर की करंट जो डेंसिटी है वो पाई आर स्क्वायर होगी। और अगर हम इनर करंट की बात करें, इनर करंट डेंसिटी, इस रेडियस ऑफ सरफेस की करंट डेंसिटी, इस सरफेस की करंट डेंसिटी कहें तो दैट इज आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो आई डैश है वो आई डैश क्या होगा, आई डैश होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो वैल्यू आई डैश की है वो होगी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट इनक्लोज होगी वो आई नहीं होगी, आई यहां से यहां तक टोटल अमाउंट ऑफ करंट है, जितना भी इनर करंट है वो कितनी है, वो है आई, और आई डिस्ट्रीब्यूट है अंदर से बाहर तक। लेकिन जब बाहर का पॉइंट ले रहे हैं तो सारी करंट इनक्लोज हो गई है, लेकिन जब हम इनर ले रहे हैं, ये वाला इनक्लोज ले रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट कर गया है, छूट गया है। तो क्योंकि पहले करंट यहां नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, वेरिएट नहीं था इनसाइड से आउटसाइड तक, तो इसीलिए वहां इनसाइड 0 था। लेकिन इस बार करंट सेंटर से लेके पूरे सरफेस आउटर सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए यहां पर जब हम इसके इनसाइड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड, तो वहां पर R इज लेस देन कैपिटल R होगा, और यहां पर R जब होगा तो इंटीग्रेशन हमने लगा दिया B डेल L म्यू नॉट I डैश। अब यहां पर I डैश आएगा क्योंकि जो अमाउंट ऑफ करंट है वो रिड्यूस कम है। यहां बात करते तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन B डेल L cos थीटा म्यू नॉट I डैश। थीटा उसी तरीके से, थीटा पे कोई वेरिएशन नहीं, यहाँ भी वही टेंजेंट, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी लाइन वेक्टर होगा, तो थीटा 0 होगा और कोई चेंज नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे कर देते हैं। तो इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में डेल L हो गया इक्वल टू
म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू यहां से हम उठा के रख देते हैं आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। इसको यहाँ कर रहे हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस आ रहा है आपका कि ऊपर r की मल्टीप्लाई आ रही है और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर। तो इसके रिस्पेक्टिवली जो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या वेरिएशन आया, यहाँ पे वेरिएशन आया जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप ध्यान से देखें तो उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ वेरिएशन देखें तो हालांकि यहाँ पे ये तो आर, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अभी हम आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो वहां पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरिएट करेगा। पहले वाले केस में हमने क्या कहा था कि इनसाइड जीरो है, पहले हम उसके ग्राफ को और इसके ग्राफ को कंपेयर करते हैं। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर का, जिसमें करंट केवल सरफेस पर है। जब करंट केवल सरफेस पर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो एट सरफेस, तो उस केस में क्या था, उस केस में ग्राफ था कि इनसाइड क्या था, r इज लेस देन r, तो b जीरो था। जब r इक्वल टू r हो गया था तो b मैक्सिमम हो गया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। और जब r इज ग्रेटर देन r हो गया था तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था 1 अपॉन r की। अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे इसके, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। हम यही ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, तो ये वाला डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनसाइड मतलब जब कैपिटल आर के बराबर है आर, तो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन ये वाला, तो ये आर इज लेस देन आर है। तो जब तक आर लेस देन आर रहेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और जब आर इज टू आर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बी मैक्सिमम होगा, और उसके बाद आर ऐसे रिड्यूस करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ होगा सिलेंडर के केस के अंदर। अब दूसरा केस वो है जब करंट जो है वो इनर से आउटर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट फ्लो होल कंडक्टर पूरे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। यहां उस केस के अंदर जब R इज लेस देन R होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा, म्यू नॉट आई R अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। जब R इज इक्वल टू R हो जाएगा तो उस केस के अंदर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R स्क्वायर होगा। उस केस के अंदर 2 पाई R होगा, क्योंकि हम यहाँ R को R से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 पाई R हो जाएगा। तीसरा केस R इज ग्रेटर देन, जब R होगा तो उस केस के अंदर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो ये वाले केस उसके अंदर तब डिस्कस होंगे। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राफ को कंपेयर करेंगे, ग्राफ को डिस्कस करेंगे, तो ग्राफ में क्या वेरिएशन आएगा वो यहां देखते हैं। ये R है, ये B है। तो वेरिएशन ये है कि जो पहले जीरो हो रहा था वो जीरो नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है वो इंक्रीज कर रहा है।
इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से, और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो गया, यानी कि यहाँ पर आर इज लेस देन आर है, यहाँ पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम हो गया है, बी मैक्सिमम। और उसके बाद ये इस तरीके से रिड्यूस कर गया, क्योंकि यहाँ पर वही फिर बी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इस तरीके से ये दो एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, और हम अपने चैनल को भी थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं। तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे, उतना हम और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे और आपके सामने और वीडियोज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।